वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है रिसर्च प्रॉब्लम पे। साइकोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्चेस जो हैं उनका जो इनिशियल पॉइंट है, उनकी जो स्टार्टिंग है वो एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम से ही शुरू होती है। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम को ही देख के हम बता सकते हैं कि हाँ ये साइकोलॉजिकल रिसर्च है, एजुकेशनल रिसर्च है। ठीक है, किस फील्ड की रिसर्च है। It is a difficult task for the researcher to clearly identify the state of the research problem. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है एक रिसर्चर के लिए कि वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए, स्टेट कर पाए एक रिसर्च प्रॉब्लम को। फिर भी जो रिसर्चर होता है फॉर्मुलेट करता है कंक्रीट रिसर्च प्रॉब्लम को। किसके बेसिस पे? रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, और जो भी प्रीवियस रिसर्चेस हुई हैं उनको अपना रिव्यू का आधार बनाता है। उसके बेस पे क्या कर लेता है, रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर पाता है। जब रिसर्चर किसी एरिया में किए गए रिसर्चेस को रिव्यू करता है तो वो इस कंक्लूज़न पे पहुंच जाता है कि बहुत सारे लोगों ने कि जो आउटकम है उनमें क्या है, इनकंसिस्टेंसी पाई गई है। ठीक है, तो फिर वो देन the researcher clearly comes to the conclusion that a research problem exists। भाई इनकन्सिस्टेंसी पाई जा रही है आउटकम में, तो रिसर्चर बोल सकता है, इस कंक्लूजन पे आ सकता है कि रिसर्च प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रही है। यहाँ पे नॉलेज में एक गैप पाया जा रहा है, बहुत बड़ी खाई है नॉलेज में। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय रिसर्च प्रॉब्लम। क्योंकि भाई हमारे लिए एक रिसर्चर के लिए क्या हुआ, रिसर्च प्रॉब्लम मिल गई, तो इससे क्या हो जाएगा भाई कि हमारे लिए काम करने का जो स्कोप था वो डेवलप हो गया। वेट अ मिनट। तो रिसर्चर के लिए क्या है, जब उसने देखा कि आउटकम में इनकन्सिस्टेंसी पाई गई तो रिसर्चर को काम करने का स्कोप मिल गया, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम मिल गई। ठीक है भाई, अब हमें होता है ना कि एक इंसान को जब ज़मीन लैंड खरीदना चाह रहा हूँ और लैंड मिल जाए तो काम करने का स्कोप बढ़ जाता है। एंड जनरली a research problem is a problem through which an interrogative relationship is expressed between two or more variables। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है कि जो बताए कि वेरिएबल्स के बीच में एक इंट्रोगेटिव रिलेशनशिप पाया जा रहा है। What is a research problem? Research problem refers to some difficulty which a researcher experience in the context of theoretical and practical situation। theoretical practical situation में रिसर्चर है कुछ क्या कर रहा है, डिफिकल्टी को फेस कर रहा है या एक्सपीरियंस कर रहा है। A problem is an interrogative statement or sentence that asks what relation exists between two or more variables। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, एक ऐसा इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है या कथन है जो बताता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है, कैसा संबंध है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में होगा। जैसे कि क्लासरूम अचीवमेंट का आईक्यू से क्या रिलेशनशिप है, या एंजाइटी और इंटेलिजेंस का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जब भी आप सिनॉप्सिस बनाओगे उसका जो मेन बेस होगा, फाउंडेशन होगा, वो क्या होगा, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम्स। अब रिसर्च जो प्रॉब्लम है उसकी दो एम होंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स हुज एम इज टू इंक्रीज आवर नॉलेज। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या करती हैं, सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं आती, वो नॉलेज को लेके आती हैं। ठीक है, तो पहला एम होगा जो हमारी नॉलेज को इंक्रीज करे, ये थ्योरेटिकल एम या फंडामेंटल एम कहा जाता है प्रॉब्लम्स का। दूसरे तरह का एम है जो है टू मेक आवर लाइफ बेटर। ठीक है, जब हम अप्लाई करने लगते हैं उन रिसर्च प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में, क्योंकि हम सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन फोकस्ड होता है ना एक रिसर्चर, प्रॉब्लम फोकस नहीं होता, प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देता। रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढने के बाद हम सॉल्यूशन फोकस्ड हो जाते हैं। एज अ पर्सन आपको भी हमेशा सॉल्यूशन फोकस्ड होना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन पर्पस हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसका ओवरव्यू देखें तो ओवरव्यू क्या है, एक रिसर्चर को जनरल से स्पेसिफिक की तरफ पढ़ना चाहिए। रिसर्च टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले एक टॉपिक आता है कि ब्रॉड टर्म में हम सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक
है, जब जैसे कि आपकी सिनॉप्सिस जब आएगी तो आप सोचोगे कि आपको किस फील्ड में काम करना है, बेसिकली क्या करना है। तो रिसर्च टॉपिक इज द ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। देन रिसर्च प्रॉब्लम, व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम? द एजुकेशनल इशू या प्रॉब्लम विद इन ब्रॉड टॉपिक एरिया। ठीक है, रिसर्च टॉपिक के अंदर आ रहा है, उससे निकल रही है हमारी रिसर्च प्रॉब्लम्स। देन रिसर्च स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंट या ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडीज जो है वो रिसर्च स्टेटमेंट के अंदर आएंगी। देन आपको फॉर्मुलेट करने होंगे रिसर्च क्वेश्चंस। ये दो टाइप से एक्सप्रेस किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। इफ क्वांटिटेटिव हैं तो दैट इज टॉकिंग अबाउट रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव टर्म में चीज़ों को पूछेंगे। देन क्वालिटेटिव में आस्क अ क्वेश्चन अबाउट सम प्रोसेस, इशू, फिनोमिना, थ्योरी, फैक्ट, ठीक है, टू बी एक्सप्लोर्ड। देन रिसर्च क्वेश्चन से ही हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस बनेगी। तो हाइपोथेसिस आपको मैंने बताया, ये एक प्रिडिक्शन है और बेस्ट गेस है of relation that exist between two or more variable being investigated by researcher। अब ये जो ओवरव्यू दिया उसका एक एग्जांपल ले लो। जनरल से स्पेसिफिक जब एक रिसर्चर बढ़ता है तो जैसे उसने ब्रॉड टॉपिक ले लिया, एक डिस्टेंस लर्निंग पे मुझे काम करना है, तो रिसर्च प्रॉब्लम्स ने क्या बनाए? लैक ऑफ स्टूडेंट्स इन डिस्टेंस क्लासेस। ठीक है, पर्पस ऑफ स्टेटमेंट क्या है? टू स्टडी वाई स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंड डिस्टेंस एजुकेशन क्लासेस एट अ कम्युनिटी लेवल। आप लोग को पता है डिस्टेंस एजुकेशन में जो बच्चे होते हैं वो कॉलेजेस नहीं जाते हैं। ठीक है, वो मटेरियल के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ वो इस प्रॉब्लम को लेके चल रहा है रिसर्चर, क्योंकि उसको पता है ना क्यों आ रहा है बार बार, तो उसको स्कोप मिल रहा है अपनी रिसर्च को करने का। तो रिसर्च क्वेश्चन उसने क्या बनाया? डज द यूज ऑफ वेबसाइट टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम डिटरमाइन स्टूडेंट्स फ्रॉम इनरोलिंग इन अ डिस्टेंस एजुकेशन क्लास। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल हम समझते हैं। इसका जो ओवरव्यू है, टॉपिक अगर आपने बनाया कीमोथेरेपी, जैसे आप लोगों ने बताया कि कीमोथेरेपी इसलिए यूज़ होता है कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है, पर साथ में इसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, जो चीज़ एक कैंसर पेशेंट को जीवन दे रही है उसके साथ साथ उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ठीक है, ये क्या है, पर साइड इफ़ेक्ट क्यों हैं और किस तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं? ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो अभी रह गई हैं, जिसे क्या क्या वे हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट्स को दूर किया जा सकता है? तो यहाँ पे क्यों आ रहा है? तो रिसर्च प्रॉब्लम हमें मिल रही है, तो हमें रिसर्चर को एज अ रिसर्चर मुझे स्कोप लगता है उसमें काम करने का। तो रिसर्च प्रॉब्लम हम बनाएंगे, नोज़िया एंड वॉमिटिंग आर कॉमन साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, नोज़िया और वॉमिटिंग आपने देखा होगा कीमो के बाद सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अमंग पेशेंट्स ऑन कीमोथेरेपी, and intervention to date have been only moderately successful in reducing these effects. New interventions that can reduce or prevent these side effects need to be identified. ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। Then statement of purpose क्या हो जाएगा? The purpose of this study is to compare the effectiveness of patient control versus nurse administered enzymatic therapy by फॉर कंट्रोलिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग इन पेशेंट्स ऑन कीमोथेरेपी। हमने दो तरह के ग्रुप्स ले लिए, पेशेंट कंट्रोल्ड और नर्स एडमिनिस्टर्ड एंटीमेटिक थेरेपी। हम देखेंगे भाई इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है नोजिया और वॉमिटिंग जब हो रही है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। तो दो तरह के ग्रुप्स लेने हैं। मैंने आपको बताया था रिसर्च पेपर में जाके आप इनके बारे में कि व्हाट इज़ पेशेंट कंट्रोल एंड व्हाट इज़ नर्स एडमिनिस्टर्ड एंटीमेटिक थेरेपी, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर है रिसर्च क्वेश्चन, जैसे मैंने इसमें बनाए कि व्हाट इज़ द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ पेशेंट कंट्रोल्ड एंटीमेटिक थेरेपी वर्सेस नर्स कंट्रोल्ड एंटीमेटिक थेरेपी विद रिगार्ड टू, फर्स्ट है मेडिकेशन कंजम्पशन, सेकंड है कंट्रोल ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग इन पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी। तो हाइपोथेसिस फिर क्या बनेगी? सब्जेक्ट्स रिसीविंग एंटीमेटिक थेरेपी बाय पेशेंट कंट्रोल पम्प विल, फर्स्ट है बी लेस नॉजियस, vomit less, third है consume less medication than subject receiving nurse administered therapy। ठीक है, तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको अपनी सिनॉप्सिस में प्रेजेंट करना होगा। फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की बात करें तो व्हाट इज कॉजेस रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट और रॉन्ग इन क्वेश्चंस। ठीक है, सही क्या है गलत क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड होती है, जो कि ऑफ कंडक्ट से जुड़े होते हैं, आपकी कंसाइंस से जुड़े होते हैं, बाय एनालाइजिंग मोरल डायलेमा। ठीक है, इसका जो मेन कंटेंट है मोरल डायलेमा को एनालाइज करना है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ जनरल रूल्स।
आप अप्लाई करते जाओगे इसमें जनरल रूल्स को एंड द केयरफुल डिस्टिंक्शन ऑफ स्पेशल केसेस। देन डिफरेंस रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? टिपिकली आंसर द क्वेश्चंस, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स या टू और मोर ग्रुप्स या टू और मोर ट्रीटमेंट्स। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट is used when the researcher compare or contrast two or more phenomena। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना चाह रहा है, कंपेयर करना चाह रहा है, तो आप डिफरेंस रिसर्च प्रॉब्लम को यूज कर सकते हो। देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रॉब्लम टिपिकली आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज, with the underlying purpose to describe the significance of a situation, as a state, existence of a specific phenomenon. Then relational research problem suggests a relationship of some sort between two or more variables to be investigated by researcher. The underlying purpose is to investigate the specific qualities, characteristics, traits that may be connected in some way. Okay. Besides this, डिस्क्रिप्टिव आपने पढ़ लिया है। इवैल्यूएटिव मतलब कि जहाँ पे हम वेरिएबल की रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करने पर लगे कि उसका किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। प्रिडिक्टिव, जब हम वेरिएबल की रिलेशनशिप्स के बीच पे कुछ प्रिडिक्शंस कर सकें। एक्सप्लोरेटरी मतलब कि जो वेरिएबल का जो नेचर होता है वो एक्सप्लेनेटरी ओरिएंटेशन को लेके होता है, मतलब कि इसमें एक्सप्लेन करना होता है हमें चीज़ों को। एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि जब वेरिएबल्स ऐसे हों, मतलब जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम में वेरिएबल्स हैं वो ऐसे हों कि उनका ओरिएंटेशन एक्सप्लोरेटरी हो, यानी कि खोजबीन इन्वेस्टिगेशन उसमें रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट है कीपिंग द रिसर्च प्रोसेस इन फोकस। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड एंड फॉर्मुलेट एन एक्सेप्टेबल रिसर्च प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि वो कैसे ढूंढें रिसर्च प्रॉब्लम को और कैसे फॉर्मुलेट करें। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट साइंटिफिक मेथड रिक्वायर्स फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके फॉर्मुलेट कर पाओगे एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम, और ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट भी है। रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट ऑल्सो बी जस्टिफाइड इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, thus the first responsibility is to formulate a research problem that is carefully phrased होनी चाहिए, represent the single goal of the total research effort। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो रिप्रेजेंट करे सिंगल गोल ऑफ द टोटल रिसर्च एफर्ट को। देन क्राइटेरिया इन सेलेक्टिंग अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो क्या क्या क्राइटेरिया इसकी बात करते हैं, हमें अपने दिमाग में इस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। पहला तो द रिसर्चर शुड हैव इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम एरिया। जो भी आप प्रॉब्लम एरिया चुन रहे हो, रिसर्च प्रॉब्लम चुन रहे हो, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो आप लंबी जर्नी तय नहीं कर पाओगे। और पीएचडी क्या है, आपकी लंबी जर्नी है। ठीक है, तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सुपरवाइज़र के कहने पे कोई भी टॉपिक चूज़ नहीं करना है, कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम चूज़ नहीं करनी है, आपका भी उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। द सेलेक्टेड प्रॉब्लम शुड बी ऑफ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस एंड फिल गैप्स ऑफ लिटरेचर। जो भी रिसर्च प्रॉब्लम आप चुन रहे हो उसमें थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ वो लिटरेचर के गैप को फिल कर सके। डेटा शुड बी एक्सेसिबल। डेटा आपको ऐसा लेना है, या जो भी डेटा आपको लेना पड़ेगा उस रिसर्च प्रॉब्लम से ही पता चल जाता है किस टाइप का डेटा हमें चाहिए होगा, तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए। अब हम जैसे देखना चाह रहे हैं कि फ्रीडम से पहले जो लोग थे उनकी आईक्यू और अभी की जो आईक्यू है उसमें क्या डिफरेंस है, तो हम डेटा कहाँ से लाएंगे भाई, एक्सेसिबल तो है नहीं डेटा फ्रीडम के पहले वाले लोगों का। ठीक है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। द प्रॉब्लम शुड इनहेंस एंड ब्रॉडन रिसर्चर्स नॉलेज एंड स्किल्स इन रिसर्च। ठीक है, प्रॉब्लम जो भी है वो इनहेंस करे रिसर्चर की नॉलेज को और स्किल्स को। नेक्स्ट है द रिसर्च प्रॉब्लम शुड ऑफ सफिशिएंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, स्कोप टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। ठीक है, दैट मोटिवेट द स्टडी। द सॉल्यूशन टू द रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी प्रैक्टिकेबल। ठीक है, जो भी आप रिसर्च प्रॉब्लम चुन रहे हो वो टेस्टेबल हो, अप्लाई कर सको, प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं चुननी है हमें जिसको हम अप्लाई नहीं कर सके। जैसे मैंने आपको बोला था कि पैदा हुए बच्चे का जो अगर हम अर्ली डिप्राइवेशन कर दें, उनके माँ बाप से उन बच्चों को अलग कर दें और देखें कि तब उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली पॉसिबल है पर मॉरली और एथिकली इट्स नॉट करेक्ट। द रिसर्च प्रॉब्लम शुड हैव एनफ वेरिएबल्स होने चाहिए। अब ये नहीं कि
2 ही वेरिएबल्स को लेके सिंपल हाइपोथेसिस बना के काम कर रहे हो आप, ठीक है? क्योंकि पीएचडी लेवल पे आपको एडवांस होना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा सोसाइटी को। इट शुड कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, ये आपकी नॉलेज को एडवांस करे। शुड मीट पब्लिकेशन स्टैंडर्ड, आप रिसर्च आप जब कर रहे हो, रिसर्च प्रॉब्लम बना रहे हो तो काम भी करोगे, तो आपको पब्लिकेशन स्टैंडर्ड को भी मीट करना पड़ेगा, ठीक है? प्लेगरिज्म का ध्यान रखना है, कॉपीराइट का ध्यान रखना है, जहाँ से मटेरियल ले रहे हो वहाँ पे उसको साइट करना है प्रॉपर्ली। आपका काम हो जाए तो आपको उसको अच्छे जर्नल्स में पब्लिश कराना है, एप्रोप्रिएट जर्नल में पब्लिश कराना है, ये नहीं कि किसी भी जर्नल में आपने पब्लिश करा दिया। हाउ टू जस्टिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम, व्हाट इज नॉट अ रिसर्च प्रॉब्लम? Certain problems are not suitable for research because they lack of justification based on the literature review. उसमें जस्टिफिकेशन कम से कम पाया जाता है और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती। तो इस सिचुएशन को हम चार तरीके से, चार जो सिचुएशन है उनको हमें अवॉइड करना है रिसर्च प्रॉब्लम में। पहली सिचुएशन क्या है? सेल्फ इनलाइटमेंट, कंपेयरिंग डेटा, फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, प्रॉब्लम विद यस और नो आंसर। Self-enlightenment. Don't use a problem as a way for achieving self-enlightenment. Students may find gathering facts and dissipating their own informational deficiency gratifying. ठीक है, कुछ चीज़ों पे डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो तो सबके लिए हो, ठीक है? जैसे आप अगर जानना चाहते हो कि फ्री एसोसिएशन टेक्निक क्या है, ठीक है, उसके बारे में, तो एक ये बहुत ही अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपका तो सेल्फ इनलाइटमेंट करेगी, तो सोसाइटी के लिए नहीं करेगी, ठीक है? अगर आप उस प्रोसेस को जानना चाहते हो, वो कैसे अप्लाई हो रहा है और किस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा है, अनकॉन्शियस जो है इस इंसान को अनकॉन्शियस चीज़ों से अवेयर करा रहा है, तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये जानना चाह रहे हो तो चीज़ें तो पहले से अवेलेबल हैं, तो ये सिर्फ आपका सेल्फ इनलाइटमेंट करेंगी। तो हमें रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी चूज़ करनी है जो हमारे साथ साथ बाकियों को भी इनलाइट कर सके। नेक्स्ट है नॉट कंपेयरिंग डेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल द रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, डिसर्टेशन, सिनॉप्सिस, थीसिस, कुछ भी हो सकता है, रिसर्च पेपर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस रिसर्च प्रोजेक्ट विल कंपेयर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वुमेन स्टूडेंट्स ओवर 10 ईयर्स फ्रॉम 2000 से 2010 विद द मेन स्टूडेंट्स ओवर द सेम टाइम स्पेन। जैसे हम जानना चाह रहे हैं 2000 से 2010 के बीच में कितना इंक्रीमेंट हुआ है वुमेन्स का, ठीक है, और मेंस का। तो हम 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, तो इट्स नॉट अ रिसर्च, ठीक है, किसी तरह की रिसर्च नहीं है। इट इज़ अ रिसर्च इफ यू पुट द क्वेश्चन, जैसे व्हाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेन और वुमेन दोनों ही इक्वली क्या करें, आगे बढ़ें, ठीक है, प्रोग्रेसिवली आगे बढ़े, क्योंकि हम किसी को भी कम नहीं आंकना चाहते। नॉट फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन, हमें सिर्फ वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन ही नहीं देखना कि कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, रिलेशनशिप है तो वो किस तरीके का है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी हमें देखना है, और कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, ये भी जानना है। प्रॉब्लम्स दैट रिजल्ट इन अ यस और नो आंसर, हमें ऐसी रिसर्च भी नहीं करनी है, ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम्स नहीं बनानी है जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकें, ठीक है? जैसे 10 चिल्ड्रन लाइक टैबलेट, तो ये कोई रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है। गिव द टैबलेट टू चिल्ड्रन, सी व्हाट हैपन, सिंपल थिंग है, ठीक है? इट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम इफ is there benefit and drawback of tablet for children learning mathematics. Answer to these questions would enlarge our funding, जैसे कि for example what mathematical software run on tablet promotes intelligence and learning, which tablet is more suitable, how fast can the children learn through tablet, does children too dependent with tablet, does tablet distract attention of children। इस तरह के हम क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं क्वालिटेटिव क्वेश्चंस को, तो भी हम कह सकते हैं हाँ ये रिसर्च प्रॉब्लम जो है अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है गाइडलाइंस फॉर फाइंडिंग अ लेक्टिमेट प्रॉब्लम। अप्रोप्रिएट रिसर्च प्रोजेक्ट डोंट फॉल आउट ऑफ ट्रीज एंड हिट यू ऑन द हेड, ठीक, अपने आप आके नहीं गिरेगा आपके ऊपर। मस्ट बी सफिशिएंटली नॉलेजेबल होना पड़ेगा आपको उसके लिए अबाउट योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट का टॉपिक है उसके लिए आपको नॉलेज
में रिच होना पड़ेगा, बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास रिच होनी पड़ेगी, तभी इंटरेस्ट भी आएगा। टू नो व्हाट प्रोजेक्ट माइट मेक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड, आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर है बहुत सारी कुछ गाइडलाइंस बताई गई, 6 गाइडलाइंस टू फॉर्मुलेट एन इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल रिसर्च प्रोजेक्ट आर लिस्टेड बिलो। क्या है वो? लुक अराउंड यू, आपको रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढनी है, रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक ढूंढना है, तो अपने अगल बगल देखिए। इन मैनी डिसिप्लिन क्वेश्चन दैट नीड आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें आंसर की ज़रूरत है। फिनोमिना दैट नीड एक्सप्लेनेशन, फिनोमिना है जिसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, हर जगह अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो न्यूटन थे उनके सर पे जब एप्पल गिरा, वो चाहते तो उसको उठा के वॉश करके खा सकते थे या सीधे ही खा सकते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने सोचा, उन्होंने प्रॉब्लम ढूंढी, अपना रिसर्च प्रोजेक्ट ढूंढ लिया, ये क्यों गिरा, ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। तो उन्होंने अपने अगल बगल में प्रॉब्लम ढूंढी और आज ये कितना बड़ा लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है। तो हमें अपने अगल बगल देखना है और वहीं पे ढूंढ लेना है कि क्या रिसर्च प्रॉब्लम है। बहुत सारी रिसर्च प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हैं जो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट का बेस बन सकती हैं। जो भी नए रिसर्चर हैं उन्हें तुरंत ही किसी मोन्यूमेंटल क्वेश्चंस को नहीं उठाना है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उठाइए, पूछिए व्हाट यू, और देखिए व्हाट यू हियर एंड व्हाट यू सी, व्हाई डज सच एंड सच हैपन, व्हाट मेक्स सच एंड सच हैपन, हाउ टू रीड लिटरेचर लाइक अ रिसर्चर नॉट अ प्रोफेसर। तो नेक्स्ट है रीड द लिटरेचर रिव्यू, व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू, आपको जानना पड़ेगा। व्हाट टू रिव्यू, हाउ टू रिव्यू, वेयर टू गेट द मटेरियल। आज का मटेरियल तो बहुत सारा अवेलेबल है, पर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा। पहले तो आपको इंटरेस्ट का आपने टॉपिक चुना, उसके बाद आपको कैटेगराइज, जैसे मैंने बताया 5-6 कैटेगरीज में, कि पहले आपको ऑथर, फिक्शन, फिर लिखना है टॉपिक, किस टॉपिक पे काम हुआ है, सैम्पल, टूल कौन से यूज़ हुए, क्या कंक्लूजन आया है, प्लस उसने क्या बताया है, फ्यूचर सजेशन। तो आप फिर आराम से जस्टिफाई कर पाओगे अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को कि हाँ आगे की क्या डिमांड है, कहाँ गैप रह गया नॉलेज में। बाय डूइंग रिव्यू वी विल नो व्हाट ऑलरेडी नोन, क्या आप पहले से जानते हो। डोंट री इन्वेंट द व्हील, बार बार एक ही चीज़ को करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आफ्टर डूइंग द literature review, you may have the following ideas. Address the suggestion for future works that another researcher has offered. जो भी रिसर्चर ने, जैसे रिसर्चर्स जो होते हैं अपनी थीसिस में लास्ट में लिख देते हैं फ्यूचर सजेशन कि क्या गैप रह गया, क्या डिलिमिटेशंस थी उनकी, तो आपको वहाँ से आइडियाज़ मिल सकते हैं। रेप्लिकेट अ रिसर्च प्रोजेक्ट इन अ डिफरेंट सेटिंग और विद अ डिफरेंट यूज़र, आप दूसरी नई सेटिंग में काम कर सकते हो, नए यूज़र्स के साथ काम कर सकते हो। अप्लाई एन एग्जिस्टिंग पर्सपेक्टिव और एक्सप्लेनेशन, एक नई सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो नए पर्सपेक्टिव और एक्सप्लेनेशन। स्टडी फॉर अनएक्सपेक्टेड और कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स इन प्रीवियस स्टडीज, ठीक है। आप स्टडी करो क्या किस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स आ रही हैं प्रीवियस स्टडीज़ में, उस पर काम करो। चैलेंज करो रिसर्च फाइंडिंग्स को दैट सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट व्हाट यू नो और बिलीव टू बी ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है अटेंड प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस। अगर आपको अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम डेवलप करनी है, अच्छी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना है, अपनी थीसिस का टॉपिक बहुत ही अपीलिंग बनाना है, साथ ही साथ सोसाइटी को यूज़फुल भी बनाना है, तो आपको क्या करना है, अपनी आसपास हो रहे इन्वायरमेंट को पता करते रहना पड़ेगा। एक रिसर्चर का जो इन्वायरमेंट होता है वो किससे पता चलता है, जो भी कॉन्फ्रेंसेस वहाँ हो रही हैं, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, उनको अटेंड करके। जब तक आप उस इन्वायरमेंट में इंटर नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज़ लेटेस्ट फाइंडिंग, ठीक है। और लेटेस्ट फाइंडिंग आपको वहीं पे जाके पता चलेगी कि व्हाट इज़ हॉट एंड व्हाट इज़ नॉट इन देयर फील्ड। नेक्स्ट है सीक द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट, और सबसे बहुत ही ईजीएस्ट वे होता है रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढने का, आपकी एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले लो, क्योंकि भाई उन्होंने इतना काम किया होता है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, कि आप जब जाके उनसे पूछोगे तो वो आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, कहाँ पे काम कर सकते हो, कहाँ पे काम करने पे आप वर्दी फील करोगे। Another simple yet highly effective strategy for identifying a research problem is simply to ask an expert
what needs to be done, what burning questions are still on there, what previous research findings seemingly don't make sense, what is the direction of the research. ठीक है. नेक्स्ट है चूज अ टॉपिक दैट मोटिवेट्स यू. मैं बार बार कह रही हूँ अपने इंटरेस्ट के टॉपिक को ही चुनिएगा, वरना वो जर्नी फुल ऑफ ऑब्स्टिकल हो जाएगी, कांटों भरी लगेगी आपको. ठीक है, आपका इंटरेस्ट का टॉपिक रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी. आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिया, अपने एक्सपर्ट से बात कर लिया, तो नाउ आप उस स्टेज पे हो जहाँ पे यू विल अनकवर अ नंबर ऑफ पोटेंशियल रिसर्च प्रॉब्लम्स. उसमें से एक उठा लीजिए, उस पर काम करना स्टार्ट करिए, जिसमें आपको लगे कि हाँ आपका टाइम और एफर्ट क्या हो रहा है, बेकार नहीं जा रहा है. ठीक है. नाउ यू आर सेइंग यू आर गोइंग टू बी मैरिड टू इट, सो यू माइट एज वेल enjoy it. At the end of the study, you want to share findings with a larger audience and continue as researcher. लास्ट में जब आप पहुंचोगे तो आप एक रिसर्चर की तरह अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके होगे, अपनी फाइंडिंग्स को जो आपने एग्जाम्पल पे की थी उसे ऑडियंस पे जनरलाइज कर पाओगे. अब हम बात कर सकते हैं इसमें कैसे आप स्टेट करो रिसर्च प्रॉब्लम को. After identifying a research problem, therefore, you must articulate it in such a way that it is carefully phrased हो and represent the single objective of the total research effort. इसके लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं. इसको स्टेट करने के लिए स्टेट द फॉलोइंग क्लियर, स्टेट द प्रॉब्लम क्लियरली एंड कम्प्लीटली. ठीक है, आपको प्रॉब्लम को क्लियर और कंप्लीट तरीके से मेंशन करना है, स्टेट करना है. हमेशा प्रॉब्लम को एक या एक से अधिक सेंटेंस में, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस यूज़ करते हुए नहीं स्टेट करना चाहिए, एक या दो सेंटेंस इट्स एनफ. ठीक है. अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम को बार बार कई सेंटेंसेस के साथ स्टेट कर रहे हो तो फिर ये समझता है सामने वाला इंसान कि आपको खुद ही नहीं पता कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. ठीक है, आपकी प्रॉब्लम खुद ही एक प्रॉब्लम बन जाती है. हाफ सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करना, हमें मीनिंगलेस वर्ड यूज़ नहीं करने हैं. ठीक है, वर्बल फ्रेगमेंट नहीं देने हैं इसमें. नेक्स्ट है थिंक थ्रू द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट दैट द प्रॉब्लम इम्प्लाइज. डोंट रश इनटू प्रॉब्लम विदाउट थिंकिंग थ्रू इट्स इम्प्लीकेशन. प्रॉब्लम को बिना उसके इम्प्लीकेशन के मत बनाइए. आप देखिए जो भी रिसर्च प्रॉब्लम बना रहे हैं उसका इम्प्लीकेशन कैसे पॉसिबल होगा. ठीक है. सी प्रिसाइजली व्हाट यू मीन. सी व्हाट यू मीन व्हाट यू सी एंड लेट योर वर्ड्स एंड एक्शन मैच. ठीक है, जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है, वही आपका मतलब होना चाहिए. जो आपका मतलब है वही आप कहें. आपके वर्ड और एक्शन मैच करने चाहिए. करेक्ट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट राइट द फ्रंट, नो प्लीज फॉर इन्वेजन. ओके. बिल्कुल मत सोचिए कि जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप एज्यूम कर रहे हैं वो सामने वाला भी समझ लेगा. कैन नॉट एज्यूम. अदर्स विल नो व्हाट इज इन योर माइंड. दे विल टेक योर वर्ड्स एट देयर फेस वैल्यू. आपकी फेस वैल्यू उनके लिए इंपॉर्टेंस रखती है. Some researcher talks about the problem but never actually states what the problem is. तो आपको ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, जब भी आपकी आरटीसी होगी, आप प्रेजेंट कर रहे होगी टॉपिक को, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि आपका जो मतलब है आपको वही कहना है, और जो आप कह रहे हैं वही आपका मतलब होना चाहिए, और आप जो कह रहे हैं उसके साथ आपका बिहेवियर भी मैच करना चाहिए. तो सी प्रिसाइजली व्हाट यू मीन. एडिट योर प्रॉब्लम. किसी भी स्टेज में अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लैकनेस है, तो आप उसको तुरंत एडिट कर लीजिए. Difficulties can be avoided by carefully editing your words. Editing is sharpening a thought to a gem-like point and eliminating useless wordiness. By choosing words precisely will clarify your writing. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगता है तो आप उसको प्रिसाइसली क्लियर कर लीजिए चीज़ों को. एडिटिंग इम्प्रूव्स योर थिंकिंग एंड योर प्रोज. ठीक है, एडिटिंग का मतलब ये नहीं कि बार बार करेक्शन हो रहा है, बहुत ही गलत चीज़ है, एडवर्स इफेक्ट डालेगी आपकी रिसर्च पे, बिल्कुल नहीं. स्टार्टिंग फेज में ही अगर आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को एडिट कर लिया तो मेजर रिविजन्स नहीं होंगे सिनॉप्सिस में आफ्टर आरटीसी, वरना इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. मतलब बहुत ही एक बच्चे के लिए बहुत ही एंजाइटी डेवलप कर देता है कि हाँ उसको मेजर रिविजन्स करने हैं अपने टाइटल में, अपने टॉपिक में. नेक्स्ट है शीडो सब प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब
पे हम लोग को पता है रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या होती है, सीडो सब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, विच डू नॉट कन इसको आपको सब प्रॉब्लम से कंफ्यूज नहीं होना। प्रॉब्लम में कुछ तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज़ द सब प्रॉब्लम्स। पर सीडो सब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, विच डिस्क्राइब मोर द प्रोसीजर ऑफ द स्टडी एंड नॉट द प्रॉब्लम इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ लार्ज शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल बी एंड what statistical tool should be used, that is the pseudo सब प्रॉब्लम। अब इसके और भी मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कंसिडर द फॉलोइंग एज एग्जांपल, व्हाट आर दे, what is the best way to choose a sample, how large should a representative sample of a population be, what instrument or method should be used to gather the data। ये pseudo सब प्रॉब्लम्स हैं। सब प्रॉब्लम्स क्या होती है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता रही हूँ। अ सब प्रॉब्लम शुड कॉन्स्टिट्यूट अ लॉजिकल सब एरिया ऑफ द लार्जर रिसर्च अंडरटेकिंग। ठीक है, ईच सब प्रॉब्लम्स माइट बी रिसर्च्ड एज अ सेपरेटेड सब प्रोजेक्ट विद इन द लार्जर रिसर्च गोल। ठीक है, सब प्रॉब्लम्स को हम एक रिसर्च प्रॉब्लम की तरह ही ट्रीट करते हैं, और जब इसमें हमें कंक्लूजन मिल जाता है तो हम इसे रिसर्च प्रॉब्लम के साथ कंबाइन करके फिर निकालते हैं कि हाँ अब क्या रिजल्ट आ रहा है। The solution to the sub-problems taken together combine to resolve the main problem। तो जो भी रिजल्ट हमें निकल के आया, जो भी आउटकम हमें सब प्रॉब्लम से मिला, बाद में हम रिसर्च प्रॉब्लम में इसको जोड़ देंगे और फिर देखेंगे कि हाँ अब हमारी मेन प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। यही सब प्रॉब्लम है। Every problem needs further enhancement। To comprehend fully the meaning of the problems, the researcher should eliminate any possibility of misunderstanding by stating the hypothesis or research questions, describing the specific hypothesis being tested or question being asked, delimiting the research, आपको delimit करना है research को, डिफाइन द टर्म्स, जो भी आप उसमें टर्म्स यूज़ कर रहे हो जो कि वेरिएबल के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, उनको आपको डिफाइन करना है ऑपरेशनली एंड थियोरेटिकली दोनों तरीके से। स्टेटिंग द अजम्पशंस, जो आप अजम्पशन स्टेट कर रहे हो उसे क्लियर फॉर्म में क्लियरली स्टेट करना है आपको। नाउ ये मैंने आपको नॉलेज चेक आपकी की थी कि व्हाट इज़ फैक्ट एंड व्हाट इज़ ब्लफ। अभी अपने आप से पूछ लेना, मैंने वो पार्ट हटा दिए हैं जिसमें आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो। व्हाट इज़ फैक्ट एंड व्हाट इज़ ब्लफ। नाउ अगेन आपको फिर ये इसमें बताना है। अब आप सोच लीजिए आप सही बोल रहे हो या गलत, अभी आपके ऊपर है। व्हाट इज़ फैक्ट एंड व्हाट इज़ ब्लफ। अब ये क्या है, 4 टॉपिक्स, ये इतने सारे मैंने 10 टॉपिक्स दे रखे हैं। इन टॉपिक्स के बेस पे आपको पूरा ओवरव्यू डेवलप करने के लिए मैंने कहा था, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको डेवलप किया था। तो अब मैं समझ पा रही हूँ कि हाँ आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, आप एफर्ट कर रहे हो, पूरा इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप आगे चल के बहुत ही अच्छे रिसर्चर्स बनोगे। और कहीं पे ज़रूरत आए तो आपकी जया मैम हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे।